कॉन्टेक्स्ट में से हम सब लोग आते हैं और हर एक बंदे के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो आइस ब्रेकर्स और एनर्जाइजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में यहाँ पर ये बोलता हूँ कि आप लोग अभी जितने भी साथियों की आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं वो 2-2 3-3 घंटे की ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी ट्रेनिंग्स ही 2-2 3-3 घंटे की होती हैं। एक्चुअली में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो आप डिपार्टमेंट्स के साथ करते हैं, जो आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं, वो तो पूरे पूरे दिन की होती हैं, राइट। नाउ ड्यूरिंग द 8 आवर्स सेशन उसमें लंच ब्रेक और टी ब्रेक्स भी होती हैं साथ में, लेकिन मैनी अ टाइम्स आपका स्लाइड शो या और जो दूसरी चीज़ें आप स्टेज के ऊपर उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल कि हर 15-20 मिनट के बाद एक बोर्डम स्पैन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अटेंशन स्पैन होता है ना, और आपको ये भी पता है कि मैन टू मैन और पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं, अटेंशन स्पैन जो है। सो समबडी इज डोजिंग ऑफ is not his neglecting your speech. It may be something really physical or natural with him or her, right? अब ऐसी चीज को दूर करना जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो ट्रेनर की जिम्मेदारी है। आप कितने अटेंटिव हैं वैसे इस मर्तबा, इस वक्त? अभी चेक कर लेते हैं, राइट? अच्छा जी, अपना जरा बायां हाथ इसी तरह बैठे बैठे हवा में बुलंद कीजिए, बायां हाथ। कितने अटेंटिव जी। बायां हाथ, अपनी पेंसिलें और पेन और रबर रेजर और शार्पनर सारे नीचे लग दें प्लीज। बायां हाथ हवा में बुलंद कीजिए जल्दी से, जरा इसमें बिजली भरे, बिजली भरे। आपका दूसरा हाथ, मैंने कहा पेन भी रख दें, पेंसिलें भी रख दें, सारा कुछ रख दें साइड पे, जल्दी करें। इनकी तरफ से बिजली कम कंट्रीब्यूट हो रही है, नेशनल ग्रिड में है। अच्छा जी, अब आप अपने दाएं हाथ के साथ जरा ये बना लें, पता नहीं ये कब करते हैं। बिजली तेज करें और अपना दायां हाथ जल्दी से अपनी चिन पे रखें। मैंने क्या बोला था, कहां रखें? चिन पे रखें। आपने कहां रखा हुआ है? दिस इज हाउ अटेंटिव यू आर। ये आपकी हालत है, ये वो चीज है जिसे आप अटेंशन बोल रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से एक बहुत बड़ा ट्रेनर दुनिया का, उसकी टैगलाइन ही ये होती है, जो बड़ा एक कामयाब बिजनेसमैन भी है, वो जब अपनी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग्स करवाता है, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स करवाता है, तो उसकी टैगलाइन जो होती है वो ये होती है, गिव देम अ पिकल। अब अचार क्या करता है बेसिकली? एकदम से, ठीक है, खाने का टेस्ट जैसा भी हो, लेकिन अचार जो है वो क्या करेगा, आपका दिल जो है उसको खाने की तरफ माइल कर देगा एकदम से। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल जैसे आज मॉर्निंग अभी हमने एनर्जाइजर किया है, उसने भी आपको ऐसे ही किया, एकदम से अलाइव कर दिया ट्रेनिंग सेशन के लिए। सो गिव देम अ पिकल, दिस इज व्हाट यू नीड टू गिव टू योर ट्रेनिंग्स ऑल द टाइम्स। एक ट्रेनर जो होता है, उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसका स्टोरी सुनाना जो है, इट इज लाइक गिविंग देम अ। सो इस बात का पता चल रहा है आपको इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी इज अ मीडियम विच काइंड ऑफ हेल्प्स यू अवॉइड एनी फिजिकल एक्सपेंस टू एक्सपीरियंस नो मैटर व्हाट इरा ऑफ हिस्ट्री that has been, or the era of history maybe, or era of your human life that still has to come. ये जो हवाई जहाज चलते फिरते हैं, उड़ते हैं, तो कोई वक्त ऐसे थे ना कि जब कहानियों में लोगों ने इन चीज़ों की पेशीन गोइयाँ, ठीक है, सो wasn't it a time travel कि कब कोई बात होनी थी और उस वक्त उसको इमेजिन कर लिया गया। फिर आज के ज़मानो मकान जो हैं, हालातों वाक़यात जो हैं, उनको देखते हुए आपके शऊर की आंख जो है वो अगर मुस्तकबिल में झांक सके तो बच्चों के लिए प्रेडिक्शंस कर सकती है, रोज़ी प्रेडिक्शंस कर सकती है कि किस किस्म की ज़िंदगी होने वाली है कुछ डेकेड्स के बाद। तो हमने उसकी पेशबंदी करनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, राइट। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्टोरीज़ का इन्हें हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं, सो सेंस ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आपकी कहानियों में ज़्यादा बेदार होना
शुरू हो चुकती है। और ऐसी सूरत में एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर, यू विल बी समबडी हु कैन क्रिएट अ बॉन्डेज वेरी सून, एंड आप उस कहानी के साथ उस सुनने वाले के जहन के अंदर आप भी जिंदा रहेंगे हमेशा। छोटी सी कहानी सुन लेते हैं क्योंकि है ही स्टोरी टेलिंग के हवाले से। देयर वाज अ यंग मैन, he went to a guru. Now this young man has had faced many defeats in his life, right? So he went to a guru. You remember? You know what is a guru? Yes. Somebody who has made quite a big name in some particular field of knowledge or whatever. Some expert, right? So he goes to a guru and he says to the guru, "Guru, I want to be like you." Now the guru says, "Young man, if you want to be like me, come to the beach tomorrow at 4 a.m. Young man looks at the guru's face and he says, "Guru, I want to be like you. I don't want to learn how to swim." Guru looks at the young man's face and he says, "Young man, I understood when you said that you want to be like me. And I perfectly and plainly understand when you say that you don't want to learn how to swim. But if you want to be like me, come to the beach tomorrow at 4 a.m. When again the young man looks at the guru's face, he sees that guru is quite grim and serious about what he has just said. So he yields in front of the guru and he says, "Guru, tomorrow I'll be there." Next day, 4 a.m., the young man reaches the beach and he sees that the guru was already there. He goes close to the guru and says, "Guru, it is 4 a.m. I told you yesterday that I want to be like you. You told me yesterday that be there at the beach, and I'm here. Now please tell me, how can I become like you?" Guru looks again with a stern look on his face at the young man's face and he says to the young man, "If you really want to become somebody like me, start walking in the water." Now there is again another sense of estrangement on the young man's face. He looks at Guru's face and says, "Guru, didn't I tell you yesterday that I don't want to learn how to swim and I just want to be like you?" Guru again, with a faint smile on his face, tells the young man, "Dear, I really understood you then, and I really understand you now. If you want to be like me, start walking in the water." Now the young man feels there is no other way than to comply with what the guru says, and he starts walking in the. Now soon the water reaches the knee level. Willy-nilly the young man again turns towards the guru and he says, "Guru, I really want to be like you. I really can't understand why are you sending me in the water when I said that I don't want to learn how to swim." Guru with a plain face says, "Young man, if you want to be like me, please keep walking in the water." Now, this tone of the guru convinces the young man that he has to obey the orders if he wants to be like the guru. Now, the young man suspends whatever was there in his mind and starts walking in the water again. Soon the water reaches the chest height. Now, it was very difficult for him to wade further in the water as the waves were crashing against him. His chest. It was even difficult for him to breathe properly. So he, in that trouble, turns towards the guru again and he says, "Guru, it is really very troublesome for me to keep my pace approaching in the water any further. Do you still want me to keep going in the water? When I want to be rather like you?" This time the guru says no word from his mouth and he just nods his head. Yes. Now this head nod was so strong at this point of time that the young man persists. He feels that he has to suspend whatever is there in his mind and he starts walking in the water. Soon the water reaches the face level, the nose level. Now that is the time when the young man is shedding tears already from his eyes.
walking on his toes. He turns towards the Guru very difficultly and he says to the Guru, there is one thing I forgot to tell you. Guru says, what? He says, I don't know how to swim. Now, again, Guru shows a faint smile on his face, but he still says, young man, if you want to be like me, keep walking in the water. Now the young man feels that maybe this is some particular formula with the Guru through what he can turn me into somebody like him. And it is something very pertinent that I do have to walk in the water. Now he wades further and with some few steps, पानी पहले ही उसके सर से ऊपर गुजर चुका है. Now, the young man does what? To keep himself alive, he jumps from the water outside, right? What happens then? He takes a few puffs of air inside, goes down again, consumes those few puffs of oxygen, jumps out again, and this happened 2-3 times, and the young man faints already. That is the time when a slight movement, then a bigger movement can be traced in the Guru's body, and he jumps into the water. He goes close to the young man and clutches from him from his hair. Right? Clutches him from his hair, drags him onto the seashore. उसको उल्टा करता है, turns him upside down, right? Then pushes him, squirrels all the water out of him. In a few moments, the young man shows some faint signs of life. When he moves his eyes, there is salty water in his eyes and tears can be traced also. That is when the young man Guru looks at the young man's face and says, young man, when you were there under the water, what did you experience and what did you remember? The young man says, Guru, with that broken words at that particular time, he says, Guru, I remember only 2 things. What I felt was the pressure of the entire world on me. The pressure of the entire world on me. All the pressure of the world was there on. And the second thing that I remember was what? That I had forgotten everything else but just one thing. And what was that? How could I possibly survive? Yes. How could I possibly keep myself alive? This is the time when the Guru shows a big smile on his face and says, young man, if you really want to be somebody like me, you have to take all the pressure of the world on yourself. One thing. And the second thing is that you have to forget everything else in the world and just have to keep one thing remembered. That is what? That you have to become somebody like me. When you do these 2 things, you will become somebody like me. It is a template. It is what? Template किस चीज का है? एक स्टोरी रिफ्लेक्शन टेम्पलेट है. मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई है, ये उसी कहानी के बारे में है. तो व्हाट इज द की स्टोरी लाइन? व्हाट इज द की? पहले आप इस स्टोरी का कोई टाइटल भी देंगे जो आपको अच्छा लगता है. उसके बाद कैरेक्टर्स, नेम द मेन कैरेक्टर्स, कौन कौन से हैं. फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, राइट डाउन. आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? राइट डाउन 5 कैरेक्टर and or personality traits. 5 character or personality traits of your favorite character in this story. Then choose the most striking quality among all the others of your favorite character and write why you chose it. ठीक है? फिर what leadership traits can you trace to learn from the story set here? अभी जो आपके सामने स्टोरी सुनाई गई है, आपके ख्याल में कौन कौन सी लीडरशिप ट्रेट्स जो है इससे आप खुद सीख सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रेनिंग सेशन में इसको सुनाते हैं तो ट्रेनिंग्स को क्या लीडरशिप ट्रेट्स इसके जरिए से आप सिखा सकते हैं. इस पे ऊपर वाई भी लिखा हुआ है साथ, तो आपने वो रीजन बतानी है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, राइट. उसके बाद योर रिफ्लेक्शन एंड फीलिंग्स अबाउट द स्टोरी और एनी स्पेशल मोमेंट.
कोई कुछ बहुत अच्छी बात आपको लगी हो, स्पेशली हर बंदे का अपना एक डिफरेंट माइंडसेट होता है उसके मुताबिक। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज आपसे मैंने करवाई है, ट्रेनिंग की लैंग्वेज हम इसे बोलते हैं थिंक। जो मैंने आपसे पर्सनल रिफ्लेक्शन करवाया वो पहला स्टेप होता है, उसे क्या बोलते हैं? थिंक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैंने आपसे करवाया कि ये खलीक जो है वो इनके साथ बैठ के इनकी बात सुन रहे हैं और अपनी बात इन्हें सुना रहे हैं, इसे हम कहते हैं पेयर। क्या कहते हैं? जब आप थिंक करते हैं तो उस स्टोरी के बारे में, या जो भी आपको सवाल दिया गया है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है। थिंक वो क्या है? आपकी जो किसी भी चीज के बारे में आपकी हो सकती है। और अगर आप महज उसी रिफ्लेक्शन के साथ या उसी सोच की उसी गहराई के साथ आप वापस चले जाते हैं तो शायद आप जहां पर पहले थे वहीं पर हैं अभी भी। राइट? जैसे ही आप पेयर अप करते हैं तो आप अपनी बात किसी को पहुंचाते हैं और किसी की बात सुनते हैं। तो जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आपकी बात या आपने जो एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग जो होता है वो एनहेंस हो जाता है। आपको ये पता चलता है अच्छा यार कोई और इस तरह से भी सोचता है इसके बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच में कदरे गहराई पैदा होती है। इसका जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है शेयर। थिंक, पेयर एंड शेयर। तीसरा स्टेप क्या प्रोबेबली हो सकता है? अगर मेरे पास वक्त में गुंजाइश होती तो मैं क्या कहता कि आप ये जो एक ग्रुप बैठा हुआ है ये बैठ के इसको आपस में शेयर करें, यानी आप सबके पर्सपेक्टिव्स जानें इस स्टोरी के बारे में कि किसको क्या क्या अच्छा लगा है। राइट? तो वो क्या हो जाता है? शेयर। और उसके बाद एक और स्टेप हम बीच में डिवाइस करते हैं, वो होता है जनाब होल क्लास डिस्कशन। तो इसका मतलब हर स्टेप के ऊपर आपकी लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजीद गहरी होती चली जाती है। आप सरफेस लेवल से काफ़ी डीपर लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के डीपर लेवल पर आप पहुंच जाते हैं। तो आप कोई भी ट्रेनिंग करवा रहे हो उसके अंदर आप इस तरह की एक्टिविटी बीच में शामिल कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर comparatively deeper understanding of the participants regarding whatsoever you are teaching them. समझ में आ रही बात आपको? तो मैंने ये सिर्फ आपको एक टैक्टिक दिया बीच में, अब आगे बढ़ जाते हैं। If you can't explain something simply, you don't really understand it. जी, रिचर्ड ब्रैंसन का नाम आपको, वर्जिन एटलांटिक एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है दुनिया में, और he is a very inspiring entrepreneur. वेरी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। और दुनिया में कई मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस बंदे ने शुरू किए जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। राइट? रिचर्ड ब्रैंसन, यस, वर्जिन ग्रुप के नाम से है इनका। नाउ ही सेज दैट इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और अ लीडर एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन स्टोरी टेलिंग। व्हाई? When you develop a good grip on storytelling, indirectly you can have your good grip on people who are interacting with you. Now, when you're gripping people, it doesn't mean that you are trying to grip them to death. It means that you are trying to grip them to live a wonderful life with you. Right? You grip them in a way that they don't part with you, they stay with you. They live with you. They work not for you. They work with you. So if being an entrepreneur or as a leader, you do develop the skill to tell good stories, the stories that can touch the hearts and can really develop a good feel in you, an original feel in you. You do have already laid the foundation for a success that is lasting. So basically telling a story to somebody is like tilling the soil. अगर ये जो कहानियाँ हैं सारी जितनी मैंने आपके साथ सुनाई हैं, ठीक है, शायद ये कहानियाँ मैं अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, for relationship building, for developing a certain belief in them, for giving them certain glasses to wear and maybe have a good look on the world. Right? तो ऐसी सूरत में ये falsehood तो नहीं होगी. I'm just enabling them. अगर मैं good luck और bad luck की स्टोरी उन्हें सुना रहा हूँ तो I am enabling them. मैं उन्हें एक टूल दे रहा हूँ जिंदगी को समझने का, so that they feel empowered. Right?
शायद और इसके अलावा अगर मैं पूरी की पूरी किताब लिख कर दे दूँ उन्हें, कोई नसर की किताब लिख दूँ, तो शायद उन्हें वो बात उस तरह से समझ नहीं आएगी। स्टोरीज में क्या होता है, यू नीड सम experiences or some happenings in such a way that they lead you to a certain goal or conclusion. My best skills have always been telling stories and pitching ideas. कौन कह रहे हैं? ये मार्क बर्नेट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का जी? सर्वाइवर एंड द वॉइस। यू कैन टेक द पिक्चर्स और आप जाके रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं ये बंदे कौन है, बिग शॉट्स हैं सारे। और क्या कह रहे हैं? माई बेस्ट स्किल्स हैव ऑलवेज बीन टेलिंग स्टोरीज एंड पिचिंग आइडियाज। यानी किस बात को किस तरह से कहना है। एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है, कोई एक बंदा जाता है वो उसको ढेर कर आता है, कोई एक बंदा जाता है और वो उस चीज़ को स्काई हाई सक्सेस करके आ जाता है। डिफरेंस किस चीज़ में होता है? प्रेजेंटेशन में। व्हाट स्टोरी यू नीड अराउंड इट, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। आपने कुरान करीम की वो आयत सुनी है, वेरिली यू पीपल इट इज इन एडवर्सिटी दैट वी हैव हिड ब्लेसिंग्स। बेशक है मेरे बंदो, मैंने मुश्किलात में ही तुम्हारी लिए आसानियों को छुपा के रखा हुआ है, राइट? तो ऐसी स्टोरीज जिनमें आप ये देखते हैं कि एक पंच होता है कि एक बंदा हु इज संक इन ट्रबल्स एंड देन हाउ डज ही मेक हिज एफर्ट्स। ये जो अभी फ्रॉग वाली कहानी भी आपको मैंने सुनाई, किस तरह से वो अपनी एफर्ट्स जो है उनको कंटिन्यूड रखता है और फिर उनसे वो बाहर आने की जुस्तजू जो है उसको साबित रखता है, जिंदा रखता है और फिर आखिरकार वहां से बाहर आ ही जाता है। तो क्या कह रहे हैं? द मोर अनइंस्पायरिंग योर ओरिजिन्स। आप जिंदगी में जितने बुरे हालात में आप मौजूद हैं, आपकी जो करंट रियलिटी है, अगर आप समझते हैं कि मुझसे ज्यादा बदहाल है ही कोई नहीं, ठीक है, जितनी बुरी मेरे हालात हैं मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मॉरली और सॉरी मैंने शरारतन ये लफ्ज यूज किया है बीच में, और क्या क्या हो सकते हैं जी? शाबाश, इमोशनली वंडरफुल। जितने बुरे हालात में मैं हूं इससे ज्यादा कोई और। तो यहां पर वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं द मोर अनइंस्पायरिंग योर ओरिजिन्स द मोर लाइकली यू आर टू यूज योर इमेजिनेशन एंड इन्वेंट वर्ल्ड्स वेयर एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल। जो शख्स जिंदगी में जितने बदतरीन हालात में है उससे वो उतनी ही बेहतरीन मंजिल अपने लिए तलाश कर सकता है और उसको वीव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। Why do we need all these stories? We are wired for stories. Homo sapiens, आपको पता है जब वो पढ़ना नहीं जानते थे तो they existed and progressed through telling stories. बच्चे को माँ लैंग्वेज कैसे सिखाती है? थ्रू स्टोरीज, राइम्स और स्टोरीज के जरिए से। एंड देन आइडियाज दैट कैच ऑन आर रैप्ड इन, और वो चीज़ें जो आपको लाइफ टाइम अपने साथ जमाए रखती हैं, रिलेशनशिप्स को जमाए रखती हैं, वो भी स्टोरीज ही होती हैं। समटाइम्स स्टोरीज आर टोल्ड एंड समटाइम्स स्टोरीज आर अनटोल्ड। Maybe there is a character who happens to stay there in front of my eyes throughout a day. पूरा दिन वो मेरे सामने रहता है, पूरे दिन में जो कुछ वो करता है और उसके साथ जो कुछ होता है और फिर वो जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है उससे मुतालिक वो रिएक्ट किस तरह से करता है। How does he choose through his actions to respond to whatever is happening to him? ये सब कुछ क्या है? एक किस्म की स्क्रिप्टिंग हो रही है मेरे दिमाग में और उसको जैसा मेरा जहन है उसके मुताबिक मैं उसको लफ्जों में पिरोए चला जा रहा हूं। बाय द एंड ऑफ द डे अगर उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस, उसकी फिलॉसफीज, उसका बिहेवियर इफ कन्विंसेस मी, देन मे बी आई कैन टैग हिम दैट ही इज रियली अ वंडरफुल पर्सन। व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन हिज स्टोरी थ्रू आउट द डे। वक्त भी कहानियां लिखता है, राइट? वो समटाइम्स लफ्ज़ों की सूरत में होती हैं, समटाइम्स एक्शंस की सूरत में होती हैं, समटाइम्स आपके ह्यूज एंड क्राइज की सूरत में होती हैं, समटाइम्स आपके हार्ट फेल्ट लाफ्टर की सूरत में होती हैं। आपकी मुस्कुराहट बाज़ बताती है और जेन्युइन यू आर। शेक इट ऑफ। क्या? द नेक्स्ट स्टोरी इज शेक इट ऑफ। लास्ट वर्ड। आइंस्टाइन सेज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड द अदर पीपल इज that I stay longer with the problems.
आई स्टे लॉन्गर विद द प्रॉब्लम्स। मैं मुश्किलात के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, उनके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, और इस वजह से मेरे पास हल ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। बहुत शुक्रिया। दिस इज़ व्हाट आई हैड विद मी।